हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन के चैनल पे स्वागत है। कुछ हेल्प आपकी यहाँ से मैं कर सकूँ इसके लिए एक बार फिर से नॉरसेट 50 के लिए प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ मैं आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों के लिए जितना प्रीलिम्स से पहले मैं हेल्प कर पाऊँगी इस चैनल के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड करती रहूँगी और आप सब लोगों को इस चैनल को देखना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करना है ताकि बाकी लोग भी अपने साथ मिलकर स्टडी को मजबूत कर सके। तो यहाँ पे इससे पहले भी कुछ नॉरसेट से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एन क्लास पैटर्न के एमसीक्यू मैंने अपलोड किए हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें क्योंकि इस बार जो आपका पैटर्न है नॉरसेट का वो बिल्कुल एन क्लास वाला और नर्सिंग का स्किल बेस्ड एमसीक्यू आपको पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना है पूरी तरीके से और फोकस्ड होकर ही पढ़ाई करनी है। और आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू है उसको आपको देखना है और आपको अपने हिसाब से भी आंसर गैस करके रखना है। लो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल कैन बी सीन इन, यहाँ पे कौन सी कंडीशन के अंदर हार्मोन जो अपना है प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये किस कंडीशन के अंदर लो हो जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है मल्टीपल जेस्टेशन के अंदर, ऑप्शन सी एपीएच, एपीएच को बोला जाता है एंटीपार्टम हेमरेज या इसी को बोला जाता है लेट प्रेगनेंसी हेमरेज। क्या बोला जाता है? लेट प्रेगनेंसी हेमरेज वाली कंडीशन भी कौन सी होती है? ये एपीएच होता है। अर्ली और लेट को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम वायबिलिटी पीरियड से। वायबिलिटी पीरियड्स होता है 22 वीक। कितना होता है? 22 वीक होती है। लेट का मतलब क्या है? ये जो है 22 वीक की प्रेगनेंसी को क्रॉस करने के बाद में अगर किसी फीमेल के अंदर पर वजह ब्लीडिंग होती है तो उसको हम एपीएच या लेट प्रेगनेंसी हेमरेज के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर दो बड़े क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुप्सियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन एपीएच के अंडर हम पढ़ते हैं। ये बात आपको पता है। लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल लो नहीं होता है। पीपीएच पोस्ट पार्टम जो हेमरेज होता है इसके अंदर भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लो होने का कोई कंसेप्ट नहीं है। मल्टीपल जेस्टेशन के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी पे ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन ये जो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक जो है किसका डिसऑर्डर है? इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन नॉर्मल साइड के ऊपर नहीं होता है, जहाँ पे नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अंदर अपर सेगमेंट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं होकर के अदर साइड पे होता है। और अदर साइड में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट जो है मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। इसलिए इस प्रेगनेंसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ट्यूबल प्रेगनेंसी जाना जाता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फीमेल प्रेग्नेंट होती है इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हल्का सा बढ़ता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी इतना लोड नहीं लेता है और अपना लेवल गिरा देता है, लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml से कम कर देता है। जब कंडीशन कैसी हो? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली। तो इसका आंसर बिल्कुल ए है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइड्रोडिफॉर्म मोर इस मोलार प्रेगनेंसी को बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है जीटीएन। क्या बोला जाता है? जीटीएन यानी कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई होती है प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वहाँ उसका कोरियन का कार्सिनोमा होता है। विलाई नॉर्मली 60 होते हैं, लेकिन इस कंडीशन के अंदर मोर देन 60 विलाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोर देन 60 विलाई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेसिव और अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है किसके अंदर? कोरियन के अंदर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलने वाले हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन सोनोग्राफी, ऑप्शन बी कह रहा है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ऑप्शन सी कह रहा है सडन स्टबिंग पेन इन लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। कुछ लोग बिल्कुल सही गैस कर पा रहे हैं कि इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होता है, लेकिन हर सवाल का जवाब ऑल ऑफ दी अबव नहीं होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आपको सोनोग्राफी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो यूट्राइन कैविटी है यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल आपको क्या देखने को मिलेंगे? मल्टीपल आपको फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है, उसी को हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। और इस तरह का अपीयरेंस आपको सोनोग्राफी के अंदर यूट्रस का देखने को मिलता है, ये बात सत्य है। ऑप्शन बी कह रहा है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, तो ये सिम्टम भी देखने को मिलेगा एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। ऑप्शन सी कह रहा है सडन स्टबिंग पेन होता है। सडन स्टबिंग का मतलब होता है आपके पेट के अंदर चाकू घोंपने जैसा पेन होना, स्टबिंग पेन कहलाता है, ऐसा पेन होता है फीमेल को, ये बात भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है? डी जाने वाला है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगले सवाल का आपको सवाल का जो है आंसर गैस करके रखना है और सही कितने होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है मिस मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में लीड टू। थर्ड स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो थर्ड स्टेज होती है बच्चे की डिलीवरी से लेकर के
फीटस की डिलीवरी से स्टार्ट होती है, फीटस की डिलीवरी से लेकर के कहाँ ख़त्म होती है, प्लेसेंटा की डिलीवरी पे ख़त्म होती है। किसकी? प्लेसेंटल स्टेज बोला जाता है। प्लेसेंटा क्या क्या किया जाता है, एक्सपल आउट होने तक जो फेज चलती है उसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे की डिलीवरी सेकंड स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्विस का डायलेटेशन होता है, सेकंड में बच्चे की डिलीवरी, थर्ड के अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। तो प्लेसेंटा जो होता है वो जो दो मेथड से सेपरेट होता है, एक होता है मैक सर्ज मेथड और एक होता है मैथ्यूज डनकन मेथड। कैसा होता है? मैथ्यूज डनकन मेथड जिसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। ये बात आपको पता है कि ये मोस्ट कॉमनली क्या है, सेपरेशन का मेथड होता है मैथ्यूज डनकन। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने सही से मैनेज नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस। हाइपर स्टिमुलेशन नहीं होता है यूट्रस का, पहला ऑप्शन बिल्कुल भी खोटा है। ऑप्शन बी लिख रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्यों होगा? क्योंकि भाई हम तो प्लेसेंटा को बाहर निकाले, यहाँ पे बच्चा तो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, तो यहाँ पे एक प्रोलॉन्ग्ड लेबर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य लिखी है इसने। और इन्वर्जन ऑफ यूट्रस का मतलब होता है नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इस तरीके से रहती है और इन्वर्जन यूट्रस के अंदर ये होता है कि यूट्रस का जो फंडस वाला पार्ट्स है ये एकदम से क्या है, बाहर आ जाता है। यहाँ पे क्या है, आपने अगर प्लेसेंटा को अम्बिलिकल कॉर्ड को खींच के जोर से खींचा तो ये प्लेसेंटा का जो फंडस वाला एरिया है ये सीधा का सीधा क्या है, बाहर आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये फंडस वाला एरिया पर वेजाइनल एरिया से बाहर आ जाएगा और इसका बाहर आना कहलाता है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। यानी कि थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा था लेकिन इसको आपने सही से मैनेज नहीं किया। आपने जाकर के अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ के जोर से खींचा और ये प्लेसेंटा के साथ में ये वॉल भी क्या हो चुकी है, बाहर आ गई है यूट्रस की। इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगले सवाल का आपको जवाब देना है, जवाब देना नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने जवाब को गैस करके रखना है और यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने सवाल आपके सही होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन विल बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग थ्रोम्बोफिलेबाइटिस फॉलोइंग डिलीवरी। यहाँ पे थ्रोम्बोफिलेबाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए डिलीवरी के बाद में आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है आप फुट एंड को एलिवेटेड करके रखोगे। मदर के फुट एंड को आप किस तरीके से ऊपर एलिवेटेड करके रख दोगे। ऑप्शन बी कह रहा है अर्ली फ्रीक्वेंट एम्बुलेट करेंगे आपको। ऑप्शन सी कह रहा है वियर इलास्टिक स्टॉकिंग करेंगे। ऑप्शन डी कह रहा है रेंज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइज करवाएंगे मदर को। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हम कब करवाएंगे, एक्सरसाइज हम इमीडिएट फॉलोइंग डिलीवरी नहीं करेंगे, ना ही मदर के पास में इतनी एनर्जी है कि वो अभी एक्सरसाइज करे, तो एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे। स्टॉकिंग्स भी नहीं पहनाएंगे और फुट एंड हेड को भी अपन एलिवेटेड नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, जहाँ पे उसकी वेन के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो, वहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं हो, उसलिए हम क्या करते हैं, अर्ली एम्बुलेट करते हैं, अर्ली घुमाना फिराना स्टार्ट करते हैं। एक साइड से रिलेटिव को सपोर्ट देने को बोलते हैं, एक साइड हम पकड़ते हैं और उस माता जी को हम बोलते हैं कि माता जी आप घूमना फिरना शुरू कर दो। तो वो क्या है, अर्ली फ्रीक्वेंट एम्बुलेशन अपन करवा के थ्रोम्बोफिलेबाइटिस वाली कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या जाएगा, बी सही जवाब जाएगा। और जो अपना लास्ट एमसीक्यू है वो ये रहा और यहाँ आपको जवाब देना है, जवाब गैस करके रखना है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग नीड द फर्दर इवोल्यूशन एंड इंटरवेंशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड्स के अंदर आपको कौन सी कंडीशन पे फोकस करना है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर। पहला कह रहा है आउटपुट एक्सीड द इंटेक्ट, इंटेक्ट से ज़्यादा जो है आउटपुट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैस बिलो जो है, ये जो पैस लिखा ये क्या है, पल्स है। क्या लिखा हुआ है, पल्स लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। पल्स बिलो द बेस लाइन, पल्स जो है बिलो द बेस लाइन हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि जब बच्चा अंदर रहता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, वहाँ पे फीमेल का हार्ट एक्सीडली काम करता है और बच्चे की न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए 10 to 20 बीट पर मिनट अपना जो है रेट को बढ़ा के रखता है। लेकिन जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो गई, अब इसको क्या करना है, सिर्फ मदर की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर करनी है, उसके लिए ज़्यादा काम नहीं करना है। और जब ज़्यादा काम नहीं करना है तो हल्की सी बेस लाइन से लो हो जाती है हार्ट रेट, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर बिल्कुल सही लिखा है कि हम क्या करते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर क्या होता है, वहाँ पे लोक्या का ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। किसका, लोक्या का ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसकी स्मेल जो है वो फाउल स्मेल का होता है नेचुरली, लेकिन ये ज़्यादा फाउल स्मेल वाला है। इसका मतलब ये इंडिकेट किसको कर रहा है, इन्फेक्शन को। किसको,
फाउल स्मेल का लोग क्या इंडिकेट कर रहा है कि फीमेल के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है जेनिटल पार्ट्स के अंदर, इसलिए ये ऐसी स्मेल आ रही है। लोकिया जो होता है फर्स्ट 15 डे डिलीवरी के बाद में 15 डे तक लोकिया वाला सिक्रेशंस प्रेजेंट रहता है। एक होता है लोकिया रूबरा, उसके बाद में होता है सीरोसा और फिर होता है एल्बा। कौन सा होता है? एल्बा। रूबरा के अंदर जो है ब्लड और जो है रिटेन टिश्यू के पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं और सीरोसा के अंदर सीरस फ्लूइड ज़्यादा आता है और एल्बा के अंदर वाइटिस सिक्रेशंस का हो जाता है लोकिया, उसको हम लोकिया एल्बा के नाम से जानते हैं। तो ये लोकिया फर्स्ट 15 डे का वेजिनल डिस्चार्ज रहता है आफ्टर डिलीवरी, उसको बोलते हैं। अगर वो फाउल स्मेल का है तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्या हो चुका है? इन्फेक्शन। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है टेम्परेचर 38 डिग्री फ़ारेनहाइट होना, तो ये एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है, तो ये कोई एक्सीड टेम्परेचर नहीं है। हल्का सा टेम्परेचर पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर बढ़ा हुआ मिलता है क्योंकि वहाँ पे ब्रेस्ट का एंगोर्जमेंट होता है, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का सिंथेसिस होता है। फीमेल की बॉडी जो होती है प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करती है, तो वहाँ पे हल्का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट 24 आवर में आपका जो है वो जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट रहता है वो क्या है? आपको जो है लोकिया का असेसमेंट करना है। हो सकता है ये लोकिया रूबरा वाला जो होता है कंडीशन, ये रेड कलर का ज़्यादा ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो गया तो ये पोस्टमार्टम हेमरेज करवा देगा, इसलिए आपको उस पर वेजाइनल ब्लीडिंग का असेसमेंट लगातार करता रहना है। तो ब्लीडिंग को इंडिकेट करने वाला ऑप्शन कौन सा है? लोकिया वाला है, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आज का हमारा जो है इतना ही MCQ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ लाने वाली हूँ मैं आप सब लोगों के लिए। आपको इस वीडियो को क्या करना है? लाइक एंड शेयर करना है और ख़ुद को भी अच्छे से लर्न करने की पूरी कोशिश करनी है। थैंक यू।